नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का रेनबो गुरु परिवार में। करो तैयारी जीत की। आज हम करेंगे ऑल इंडिया जीके टेस्ट नंबर 48 जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति उपयोगी होता है। सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार और आप सभी को प्यारी सी गुड इवनिंग। मैं शुरू करता हूं आज का टेस्ट। सभी विद्यार्थी जल्दी से जुड़ जाइएगा हमारे टेस्ट नंबर 48 के साथ। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। दिल्ली पुलिस की परीक्षाएं और रेलवे की परीक्षाएं बहुत नजदीक है। अब वक्त है मेहनत करने का। आप सभी लोग डेली रात 8:30 बजे आइए और हमारे चैनल पर डेली जीके का एक टेस्ट दीजिए जो बिल्कुल मुफ्त होता है। आपको कुछ भी नहीं करना, केवल 40 मिनट जीके के लिए डेली देनी है। 40 मिनट 40 सवाल। करो तैयारी जीत की। आइए आज की क्लास का सवाल नंबर पहला मैं शुरू करता हूं। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? जीवों में अत्यधिक विविधता का क्या कारण है? अनुकूलन, सहभागिता, उत्परिवर्तन, बहुगुण सूत्रता। सवाल नंबर पहला है आज की क्लास का और बिल्कुल सुपर फास्ट टेस्ट होगा। सभी विद्यार्थी बिल्कुल एक्टिव रहिए। बिल्कुल सभी विद्यार्थी एक्टिव रहेंगे तो इस सवाल का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। उत्परिवर्तन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जीवों में अत्यधिक विविधता जो पाई जाती है उसका कारण है उत्परिवर्तन। आइए सवाल नंबर 2। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऐसे ही अजीब अजीब सवाल तुमसे पूछे जाएंगे बच्चों रेलवे और दिल्ली पुलिस की परीक्षाओं में। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? महात्मा गांधी, बिपिन चंद्र पॉल, बाल गंगाधर तिलक या अरविंद घोष। सवाल नंबर 2। तो बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा अरविंद घोष, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। आइए सवाल नंबर 3 की ओर। लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? सवाल नंबर 3 की बात हो रही है। लाहौर षड्यंत्र कांड की बात हो रही है। किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई? बटू केशवर दत्त, सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु। बताइए जल्दी से। लाहौर षड्यंत्र में किसे फांसी नहीं हुई थी? तो बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट आंसर ए हो जाता है। बटू केशवर दत्त को इसमें फांसी नहीं हुई, जबकि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को इसमें फांसी हुई थी। तो तीसरे सवाल का ए ऑप्शन जिसने बताया बिल्कुल करेक्ट है। सवाल नंबर 4 की ओर। ये सुपर फास्ट टेस्ट होता है डेली रात 8:30 बजे। मैं फिर से सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं जो अभी अभी क्लास के साथ जुड़े हैं। सभी विद्यार्थी मिलकर क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, अच्छा लगे तो। सवाल नंबर 4 किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? क्या क्या कहा था? किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्रनाथ सान्याल या भगवती चरण वोरा। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। किसने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? जल्दी बताइए कमेंट करके सही जवाब क्या होगा। भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ सान्याल या भगवती चरण वोरा। तो बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाता है भगत सिंह, यानी ए ऑप्शन जिस विद्यार्थी ने बताया बिल्कुल करेक्ट है। आइए बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की ओर। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था, सन बताइए, वर्ष बताइए। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया? जल्दी बताइए इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा। 1936, 1929, 1942 या 1945? पता ही होगा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो बच्चों अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन 1936 में किया गया। ए ऑप्शन इस सवाल का जिसने बताया बिल्कुल सही है। याद रखिएगा अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन 1936 में किया गया था। आइए सवाल नंबर 6 की ओर। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष किस वर्ष में स्थापित हुआ? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष किस वर्ष में स्थापित हुआ? 1951, 1947, 1944 या 1945? आईएमएफ अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ किस वर्ष स्थापित हुआ? जल्दी से कमेंट करके बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल लेकर आता हूं डेली रात 8:30 बजे। 40 मिनट 40 सवाल। करो तैयारी जीत की। अब करो तैयारी जीत की। दम लगा दो, बिल्कुल दम लगा दो।
तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1945 में हुई, यानी कि डी ऑप्शन इस सवाल का जिसने बताया बिल्कुल करेक्ट है, 1945। सवाल नंबर 7, पूसा गोल्ड किसकी प्रजाति है? पूसा गोल्ड किसकी प्रजाति है? गेहूं, सरसों, चना या मूंगफली? पूसा गोल्ड किसकी प्रजाति है बताइए? गेहूं, सरसों, चना या मूंगफली? पूसा गोल्ड किसकी प्रजाति है? जल्दी से सभी लोग कमेंट करिएगा, लाइक कर दीजिएगा क्लास को, जो भी क्लास के साथ अभी अभी जुड़ा हो सभी का हार्दिक स्वागत है। तो पूसा गोल्ड सरसों की प्रजाति है। इसका बी ऑप्शन बताने वाले सभी विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। पूसा गोल्ड सरसों की एक प्रजाति का नाम है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष महिला का अनुपात क्या है बताइए? कितने पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? 898/1000, 836/1000, 912/1000 या 950/1000? उत्तर प्रदेश का लिंग अनुपात बताना है। यूपी का लिंग अनुपात कितना है? तो बिल्कुल 912/1000 है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, 912/1000। आइए सवाल नंबर 9 की ओर। निम्न में से किस पारिस्थितिकी तंत्र को बड़े शिकारों की भूमि का नाम दिया गया है? जल्दी बताइएगा। बड़े शिकारों की भूमि किसे कहा जाता है? सैलवा, सवाना, प्रेयरी या टैगा घास के मैदान? ये सभी घास के मैदान हैं। पारिस्थितिकी तंत्र इनमें से कौन सा है जिसे बड़े शिकारों की भूमि का नाम दिया गया? सवाल नंबर 9, सैलवा, सवाना, प्रेयरी या टैगा? डेली रात 8:30 बजे अपना टेस्ट दे दिया करो और डेली खुद को चेक कर लिया करो। तो बिल्कुल बड़े शिकारों की भूमि किसे कहते हैं? सभी विद्यार्थी जल्दी से अपना सही उत्तर कमेंट करिएगा, ये सुपर फास्ट क्लास होती है आपकी। तो सवाना इस सवाल का सही जवाब हो जाता है। 90 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। सवाना किसे बड़े शिकारियों की भूमि कहते हैं? सवाना को। आइए सवाल नंबर 10 की ओर। गिब्सन मरुस्थल किस देश में है? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल लेकर आए हूं सारे के सारे, और डेली ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं। और जिस बच्चों ने जीके के पहले टेस्ट ना दिए हो, सभी से अनुरोध है पेपर से पहले जरूर सारे टेस्टों का रिवीजन करके जाना, बड़ा लाभ मिलेगा। तो गिब्सन मरुस्थल कहाँ है? अमेरिका, तुर्कमेनिस्तान, चीन या ऑस्ट्रेलिया? बताइए गिब्सन मरुस्थल कहाँ है? तो सभी विद्यार्थी, सभी प्यारे प्यारे बच्चे याद रखिएगा, गिब्सन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, याद रखना जी। गिब्सन मरुस्थल किस देश में स्थित है बच्चा? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में। आइए सवाल नंबर 11 की ओर। किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया? पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था? किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की? मौलाना मोहम्मद अली, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या मौलाना हसरत मोहनी? बताइए पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को किसने उठाया 1921 में? ABCD 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। आज हमारा 48वां टेस्ट है, बस 2 टेस्ट होते ही हमारा 50 पूरी हो जाएगी, अर्धशतक पूरा हो जाएगा हमारा। किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया? तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, मौलाना हसरत मोहनी। यानी डी ऑप्शन बताने वाले सभी बच्चे सही हैं। आल्प्स पर्वत श्रेणी किस देश का हिस्सा नहीं है? सवाल नंबर 12, आल्प्स पर्वत श्रेणी निम्न में से किस देश का हिस्सा नहीं है? फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड? फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इंग्लैंड, आल्प्स पर्वत श्रेणी किस देश का हिस्सा नहीं है? जल्दी से सही जवाब कमेंट करके बताइएगा। आल्प्स पर्वत श्रेणी किस देश का हिस्सा नहीं है? फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड? तो बिल्कुल सही बच्चे एकदम करेक्ट बता रहे हैं, इंग्लैंड इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। आल्प्स पर्वत श्रेणी इंग्लैंड का हिस्सा नहीं है। सवाल नंबर 13, निम्न में से कौन द्वितीयक वायु प्रदूषक है? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। कौन द्वितीयक वायु प्रदूषक है? कार्बन डाइऑक्साइड, धुंध, सीसा या फॉर्मल्डिहाइड? निम्न में से कौन द्वितीयक वायु प्रदूषक है? कार्बन डाइऑक्साइड, धुंध, सीसा या फिर फॉर्मल्डिहाइड?
तो डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल सही हो जाता है। कौन सा द्वितीयक वायु प्रदूषक है? फॉर्मल्डिहाइड, यानी डी बताने वाले सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 14, स्वाधीन भारत की यानी स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति कब आई? स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति कब आई थी? आजाद 1947 में हम हो गए थे, तो बताइए 1947, 1948, 51 या 56, किस वर्ष स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति घोषित की गई? सही जवाब बताइए, प्रथम औद्योगिक नीति कब आई? तो बिल्कुल 1948 में आई। इसका बी ऑप्शन बताने वाले सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल सही है। पहली औद्योगिक नीति 1948 में आई। सवाल नंबर 15 की ओर याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य है। सभी विद्यार्थी ध्यान से सवाल को पढ़िएगा और बिल्कुल भी समय बर्बाद मत कीजिए। सुपर फास्ट टेस्ट को सुपर फास्ट तरीके से करिए, ठीक है बच्चा? बिल्कुल समय बर्बाद कीजिए। करो बस अब तैयारी जीत की, राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं वर्दीधारी। भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य बताइए। और जिन बच्चों की एज अभी शुरू हुई है, यूपी पुलिस की 52,000 वैकेंसी कभी भी आ सकती है, यूपी पुलिस कांस्टेबल की। सभी बच्चे तैयार रहिए, वर्दी पहननी है। चलिए, तो भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य बताइए। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, जल्दी बताइए किस राज्य में सबसे बड़ा रबड़ का उत्पादन किया जाता है? तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, यहां पर केरल। याद रखिएगा, सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य क्या है? केरल है। आइए सवाल नंबर 16, भारत में नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को कब अपनाया गया? राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, भारत में नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को कब अपनाया गया? 1990, 1995, सन 2000 या सन 2005? बिल्कुल यूपी पुलिस वालों तैयारी कर लो। फायरमैन और जेल वार्डन दोनों के पेपर अभी शुरू होने वाले हैं, ठीक है बच्चे? और दिल्ली पुलिस के एडमिट कार्ड आ चुके हैं और रेलवे की परीक्षाएं भी सर पर है। तो भारत में नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति वर्ष 2000 में आई। सन 2000 इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का मंदिर स्थित है? बताइए किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है? अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी या गंगा? जल्दी बताइए किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का मंदिर है? अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी या फिर गंगा? सभी विद्यार्थी जल्दी से सही जवाब अपना टाइप करिए, गलत जवाब कोई नहीं देगा। बद्रीनाथ आपने सुना ही होगा। बद्रीनाथ का मंदिर किस नदी के तट पर है? सभी विद्यार्थी सही से अपना जवाब दीजिए। तो बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट आंसर अलकनंदा हो जाता है, ए ऑप्शन। याद रखिएगा, अलकनंदा हो जाता है। बद्रीनाथ का करेक्ट आंसर है अलकनंदा। क्लियर है बच्चे? अलकनंदा। चलिए, तो अलकनंदा के तट पर स्थित है बद्रीनाथ का मंदिर। सवाल नंबर 18, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक किसने लिखी है? गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक किसने लिखी? मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी, शौकत अली या सी आर दास? गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी, शौकत अली या सी आर दास? सवाल नंबर 18, जल्दी कमेंट करके सही जवाब दीजिएगा। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु तो बिल्कुल महात्मा गांधी ने लिखी है बच्चे। इस सवाल का करेक्ट आंसर बी हो जाता है, महात्मा गांधी ने लिखी है गोखले माई पॉलिटिकल गुरु। आपने सुना ही होगा, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए, सवाल नंबर 19 पढ़िए और अपना उत्तर दीजिए। क्लास को लाइक कर दीजिए। जो जो विद्यार्थी क्लास के साथ जुड़ चुका है लाइक कर दीजिए। और डेली रात 8:30 बजे हमारे चैनल पर टेस्ट होता है जीके का। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय एम एन रॉय, मुजफ्फर अहमद,
या S.A. डांगे? उपरोक्त में से कोई नहीं, बताइए। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? सवाल नंबर 19। सवाल नंबर 19 बताइए जल्दी। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? सही सही जवाब आप अपना दीजिए, कोई भी बच्चा गलत जवाब नहीं देगा। तो ए ऑप्शन जिसने बताया बिल्कुल करेक्ट है, M.N. रॉय इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। आइए सवाल नंबर 20 की ओर। आधा टेस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। भारत की संविधान के अनुसार भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगा। जल्दी बताइए, क्या सम्मिलित नहीं होगा? मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, सेशन न्यायाधीश, अधिकरण न्यायाधीश या लघुवाद न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश? सवाल नंबर 20। जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगा। कौन सम्मिलित नहीं होगा? तो बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट आंसर सी हो जाता है, अधिकरण न्यायाधीश सम्मिलित नहीं होगा। कौन नहीं होगा? अधिकरण अधिकरण न्यायाधीश सम्मिलित नहीं होगा। आइए जल्दी से सवाल नंबर 21 की ओर। जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबाया जाता है तो वह समान डैश में पानी को विस्थापित कर देता है। बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा? जब किसी पत्थर को या किसी चीज को पानी में डुबाया जाता है तो वह समान डैश में पानी को हटा देता है। घनत्व में, विशिष्ट गुरुत्व में, द्रव्यमान में या आयतन में? जल्दी बताइए। जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबाया जाएगा तो वो समान आयतन में पानी को विस्थापित कर देगा। बात समझ में आई? आई बात समझ में? जिस आयतन की वस्तु डुबाई जाती है उसी आयतन का पानी विस्थापित हो जाता है। बात समझ में आ गई? तो डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आइए सवाल नंबर 22 की ओर। 22वां सवाल कहता है किसी पिंड की उस गति को क्या कहते हैं जो कुछ समय के अंतराल के बाद पुनरावृत्ति होती रहती है? जल्दी बताइएगा। किसी पिंड की उस गति को क्या कहते हैं जिसकी कुछ समय के अंतराल पर पुनरावृत्ति होती रहती है? आवधिक गति, सरल हार्मोनिक गति, चक्रीय गति या असीमित गति? वो गति जो कुछ समय बाद पुनः पुनरावृत दोबारा फ्रीक्वेंटली होती रहती है, क्या कहते हैं उस गति को? सवाल नंबर 22। आज साइंस के भी क्वेश्चन ऐड किए हुए हैं तो सभी विद्यार्थी सही सही जवाब देते रहिएगा। तो बिल्कुल उस गति को आवधिक गति कहते हैं। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, आवधिक गति उसे कहते हैं। सवाल नंबर 23। रेडियोधर्मी पदार्थों में किस दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता? रेडियोधर्मी पदार्थों में किस दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता? जल्दी बताइए भाई। गामा उत्सर्जन के दौरान, ऑक्सीकरण के दौरान, एल्फा उत्सर्जन के दौरान या बीटा उत्सर्जन के दौरान? देखो, परिवर्तन का मतलब उसका द्रव्यमान या उसके आवेश में बदलाव। किस प्रकार का परिवर्तन ब्रैकेट में दिया हुआ है ना, उसका द्रव्यमान या उसके आवेश में चेंज। तो रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता, यह बताना है। तो याद रखना, गामा उत्सर्जन के दौरान। यह बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल है। रेडियोधर्मी पदार्थों में गामा गामा उत्सर्जन के दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता। आइए सवाल नंबर 24 की ओर। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन क्या है? सभी विद्यार्थी इस सवाल का सही जवाब बताइए। विद्युत रोधक, अर्धचालक, कुचालक या चालक? सिलिकॉन क्या है? जल्दी बताइए। सभी विद्यार्थी अपना सही जवाब मुझे बताएंगे इस सवाल का, कोई भी विद्यार्थी इसका गलत जवाब नहीं देगा। व्हाट इज सिलिकॉन?
विद्युत रोधक, अर्धचालक, अर्धचालक का मतलब सेमीकंडक्टर, कुचालक या चालक, चालक मतलब कंडक्टर। जल्दी बताइए सिलिकॉन इनमें से क्या होता है? कितने लोग जानते हैं देखता हूं आज मैं, सिलिकॉन क्या होता है? तो बिल्कुल सभी बच्चे जानते हैं, वेरी गुड। अर्धचालक होता है, सेमीकंडक्टर होता है। सिलिकॉन क्या होता है? अर्धचालक होता है, सेमीकंडक्टर होता है। सवाल नंबर 25, आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रण होता है या किससे नियंत्रित होता है? आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रण होता है या किससे नियंत्रित होता है? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। मुख्य क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या या दिग्सी क्वांटम संख्या? जल्दी बताइएगा। आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है? ऐसे ही क्वेश्चन आपको रेलवे, दिल्ली पुलिस में देखने को मिलेंगे। आप देखना, ये मेहनत हमारी काम आएगी, मेरी और आपकी मेहनत सारी काम आनी है ये। तो आणविक कक्षा का जो विन्यास होता है वो चुंबकीय क्वांटम संख्या से नियंत्रण होता है उसका। ठीक है बच्चे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर याद रखिएगा। आणविक कक्षा का विन्यास चुंबकीय क्वांटम संख्या से नियंत्रित होता है। चलिए, हरित क्रांति के जनक माने जाने वाले नॉर्मन बोरलॉग कहां के थे? जल्दी बताइए। हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग कहां के थे? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए यानी अमेरिका और मैक्सिको। नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, ये कहां के थे? जल्दी से कमेंट करिएगा अपना सही जवाब और करिए अब आप तैयारी वर्दी प्राप्त करने की। वर्ष 2021 में मुझे हर एक विद्यार्थी वर्दी में चाहिए, हर एक मेरा विद्यार्थी। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को। और ये कहां के थे? याद रखिएगा, ये यूएसए के थे। हरित क्रांति के जनक यूएसए से संबंधित है। सवाल नंबर 27, दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व क्या होता है? दूध में सबसे बड़ा दूसरे नंबर पर क्या पाया जाता है? फैट, खनिज, जल, शर्करा? जल्दी बताइएगा, दूध में सबसे बड़ा तत्व क्या होता है? वसा, खनिज, जल या शर्करा? सही जवाब कमेंट करिए अपना, क्या होगा? दूध में सबसे बड़ा तत्व क्या होता है? तो बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट आंसर वसा हो जाएगा। दूध में जो सबसे बड़ा दूसरा सबसे बड़ा तत्व होता है मेरे बच्चे, वो वसा होती है, वो फैट होती है। याद रखना, मत भूलना। आइए सवाल नंबर 28 की ओर। उष्ण कटिबंधीय और ध्रुवीय क्षेत्रों के बीच किस प्रकार का क्षेत्र होता है? मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। बताइए सवाल नंबर 28, जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है पृथ्वी पर, जो पृथ्वी का मानचित्र बनाया जाता है, तो उसमें उष्ण कटिबंधीय और ध्रुवीय क्षेत्रों के बीच कौन सा हिस्सा आता है? उष्ण कटिबंधीय अचल, मरु क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र या उत्तरी वन? बताइए, उष्ण कटिबंधीय और ध्रुवीय क्षेत्रों के बीच कौन सा क्षेत्र आता है? जो बच्चा ज्योग्राफी पढ़ता हो, विश्व का भूगोल पढ़ता हो, जरूर बताइएगा। सवाल नंबर 28 का सही जवाब। और जो जो विद्यार्थी हमारे ऑफलाइन बैचों में पढ़ते हैं, मैं सभी को बताना चाहता हूं, ऑफलाइन बैच में पढ़ने वाले विद्यार्थी ध्यान से सुनिएगा। यूपीएसआई के लिए और यूपी जेल वार्डर फायरमैन की भर्ती परीक्षा के लिए हिंदी की क्लासें जल्द ही शुरू होने वाली है, जिनका समय 11:30 बजे से होगा। तो सभी विद्यार्थी दिन में सुबह 11:30 बजे आ सकते हैं, हिंदी का जिसे बैच लेना है। तो उष्ण कटिबंधीय और ध्रुवीय क्षेत्रों के बीच किस प्रकार का क्षेत्र होता है? शीतोष्ण कटिबंधीय। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। आइए सवाल नंबर 29, फलों का मीठा स्वाद किसके कारण होता है? हिंदी पढ़ेंगे बिल्कुल जोर से, बिल्कुल डीपली। हिंदी का विकास से शुरू करेंगे और एंड तक पढ़ेंगे पूरी हिंदी। उसके बाद संविधान और पॉलिटी पढ़ेंगे।
संविधान और मूल विधि पढ़ेंगे, सारा टॉपिक क्लियर कराऊंगा, एक एक टॉपिक पढ़ेंगे। करो तैयारी जीत की। फलों का मीठा स्वाद किसके कारण होता है? लैक्टोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, राइबोज। जल्दी बताइए सवाल नंबर 29 का सही जवाब क्या होगा। केवल 10 सवालों का टेस्ट बचा है, सभी विद्यार्थी ध्यान से टेस्ट दीजिए। फलों का मीठा स्वाद होता है फ्रक्टोज के कारण। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। फ्रक्टोज के कारण फलों का स्वाद मीठा होता है। सवाल नंबर 30, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? इतना इंपॉर्टेंट है, बड़ा आसान सा सवाल है, एक एक विद्यार्थी इस सवाल का सही जवाब देंगे। के वी के सुंदरम, सुकुमार सेन, जीवी मावलंकर या टी स्वामीनाथन। बताइए प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? जल्दी बताइए, देखता हूं कितने विद्यार्थी जानते हैं। तो बिल्कुल सभी विद्यार्थियों ने सही जवाब दिया। सुकुमार सेन इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, सुकुमार सेन। आइए सवाल नंबर 31 की ओर। संविधान की प्रस्तावना सभी नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपबंध कराने के लिए वायदा नहीं करती? संविधान की जो प्रस्तावना है, हम भारत के लोग, भारत को संप्रभुत्व संपन्न, है ना संविधान की प्रस्तावना, तो कौन सा एक वायदा नहीं करती? संविधान की प्रस्तावना सभी भारत के नागरिकों से कौन सा वायदा नहीं करती? सामाजिक न्याय का, राजनीतिक न्याय का, विचार की स्वतंत्रता का और पूजा करने की समानता। जो संविधान की प्रस्तावना है वो भारत के नागरिकों को कौन सा वायदा नहीं करती है? बताइए। कभी प्रस्तावना पढ़ना संविधान की, एक नंबर का सवाल तो कहीं भी मिल जाता है प्रस्तावना से। सभी विद्यार्थी संविधान की प्रस्तावना अभी पढ़ लेना क्लास के बाद। हम भारत के लोग, भारत को, इससे शुरू होती है। तो देखिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कही गई है। जो संविधान की प्रस्तावना है ना, उसमें सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय, ये 3 प्रकार के न्याय प्रस्तावना में दिए गए हैं, याद रखना। और विचार की स्वतंत्रता भी दी गई है, लेकिन पूजा करने की समानता का उपबंध संविधान की प्रस्तावना में बिल्कुल भी नहीं है। इसका डी ऑप्शन सही हो जाता है। संविधान की प्रस्तावना पूजा करने की समानता का वायदा नहीं करती, याद रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं सवाल नंबर 32 की ओर। यह कथन किसका है कि विदेशी कपड़ों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी है? जल्दी बताइए, यह कथन किसका है कि विदेशी कपड़ों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी है? भीमराव अंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस, मोहम्मद अली जिन्ना या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर। सवाल नंबर 32, विदेशी कपड़ों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी है, ये किसका कथन हो जाता है? सभी विद्यार्थी सही जवाब देंगे। केवल 8 सवाल आज के टेस्ट में बचे हुए हैं। लाइक कर दीजिए क्लास को, आज की अच्छी लग रही हो तो। टेस्ट अच्छा लगे तो जरूर लाइक करिए और अपने दोस्तों को जरूर बताइए, शेयर कर दीजिए क्लास उन सभी दोस्तों के पास जो मेहनत करना चाहते हैं, कुछ करके दिखाना चाहते हैं। तो विदेशी कपड़ों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी है, ये रविन्द्रनाथ टैगोर का कथन है। डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है, रविन्द्रनाथ टैगोर। याद रखिएगा, विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने बताया। सवाल नंबर 33, हिंद स्वराज पुस्तक किस भाषा में लिखी गई? जल्दी बताइए, हिंद स्वराज पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी? अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी या तमिल? किसने लिखी हिंद स्वराज? कमेंट बॉक्स में जल्दी सभी विद्यार्थी मुझे बताइए, किसने लिखी है ये हिंद स्वराज नाम की पुस्तक? जल्दी बताइए, हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी है और किस भाषा में लिखी है? दोनों सवाल आपके सामने आकर खड़े हो गए हैं, जल्दी से इनका हिसाब कर दीजिए फटाफट। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी और किस भाषा में लिखी?
गुजराती ने लिखी और गुजराती भाषा में लिखी, याद रखना, महात्मा गांधी ने लिखी, गुजराती ने लिखी। करेक्ट है बच्चे। हिंद स्वराज महात्मा गांधी ने लिखी और गुजराती भाषा में लिखी, याद रखिएगा। आइए सवाल नंबर 34 की ओर। वानर सेना और मंजरी सेना का संबंध किससे है? ये दो प्रकार की सेना बनी थी किस आंदोलन के दौरान, जिनका नाम है वानर सेना और मंजरी सेना। वानर सेना और मंजरी सेना का संबंध किससे है? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। बताइए, वानर सेना, मंजरी सेना। जल्दी से कमेंट करिए भाई, ऐसे काम थोड़ी चलेगा। जिसने अभी तक भी लाइक नहीं किया ना क्लास को, जल्दी से सभी बच्चे लाइक कर दो क्लास को फटाफट। वानर सेना और मंजरी सेना का संबंध है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सवाल नंबर 35। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? जल्दी से कमेंट करते रहिए, बस 5 सवाल आपके बचे हुए हैं। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? 22 जनवरी 1946, 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947 के बाद 20 फरवरी 1947 और 26 जुलाई 1940। जल्दी बताइए, संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? सही जवाब देखता हूं कितने बच्चे इसका दे पाते हैं। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा ने कब पारित किया? तो 22 जनवरी 1947। बी ऑप्शन बताने वाले सभी विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है, 22 जनवरी 1947। आइए सवाल नंबर 36। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य से संबंध होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का किससे मुख्य संबंध है? पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करना, ग्राम विकास योजनाओं के क्रियान्वयन से, विकास परियोजनाओं के निर्माण से और केंद्र राज्य वित्तीय संबंध से। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध क्या है? राष्ट्रीय विकास परिषद का किससे मुख्य संबंध है? जल्दी बताइए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन, ग्राम विकास योजनाओं का क्रियान्वयन, विकास परियोजना के निर्माण और केंद्र राज्य वित्तीय संबंध। सवाल नंबर 36। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध किससे है? तो बिल्कुल याद रखिएगा बच्चा, पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करना, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। आइए सवाल नंबर 37। कृष्ण राज बांध किस राज्य में है? कृष्ण राज बांध किस राज्य में बना हुआ है? तमिलनाडु, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश या कर्नाटक? कृष्ण राज बांध किस राज्य में बना हुआ है? जल्दी बताइए, सही जवाब क्या होगा इस सवाल का? सही जवाब बताइए क्या होगा जी? कृष्णराज बांध का संबंध किस राज्य से है? तो बिल्कुल याद रखिएगा, कृष्णराज बांध का संबंध कर्नाटक राज्य से है, यानी डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। कृष्णराज बांध का संबंध कर्नाटक से है। सवाल नंबर 38 कहता है, निम्नांकित सागरों में से किसमें सबसे कम लवणता, न्यूनतम लवणता पाई जाती है? यानी नमकीन पानी किस समुद्र में, किस सागर में सबसे कम है? बाल्टिक सागर, बेरिंग सागर, भूमध्य सागर या लाल सागर? बताइए, बाल्टिक सागर, बेरिंग सागर, भूमध्य सागर या लाल सागर, इनमें से किस सागर में सबसे कम लवणता पाई जाती है? तो बिल्कुल याद रखिएगा, बाल्टिक सागर में। याद रखना बच्चे, बाल्टिक सागर में सबसे कम लवणता पाई जाती है। ए ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। सवाल नंबर 39। उत्तर प्रदेश के किस जिले में थारू जनजाति पाई जाती है? थारू जनजाति किसमें पाई जाती है? सीतापुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, गोरखपुर। यूपी के किस जनपद में थारू जनजाति पाई जाती है?
सीतापुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी या गोरखपुर। तो सभी विद्यार्थी याद रखिएगा, लखीमपुर खीरी में, किसमें बच्चे? लखीमपुर खीरी में थारू जनजाति पाई जाती है, पाई जाती है, लखीमपुर खीरी, सभी याद रखना। आइए सवाल नंबर 40। और आज का टेस्ट आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा हुआ जिला कौन सा है? यूपी का सबसे घना बसा जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, संत कबीर नगर या कानपुर नगर? बताइए, उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा जिला कौन सा है, जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है? इसका यही तो मतलब है, जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है। बताइए जल्दी से, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, संत कबीर नगर या कानपुर नगर? कौन सा जिला सबसे घना बसा हुआ जिला है यूपी का? तो बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर गाजियाबाद हो जाता है। गाजियाबाद सबसे ज्यादा जनघनत्व रखने वाला जिला है यूपी के 75 जिलों में से। आज का टेस्ट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा। और बिल्कुल डेली रात 8:30 बजे ये सुपर फास्ट टेस्ट होता है। ठीक है बच्चे, डेली प्रैक्टिस करिए जीके की, खतरनाक तैयारी करके जाइए, एक भी सवाल छूटेगा नहीं जब आप कड़ी मेहनत करके पेपर में बैठोगे। ठीक है बच्चे, सभी को तैयारी करनी है जीत की, रेनबो गुरु के साथ, डेली रात 8:30 बजे। अब सभी को अलविदा कहता हूं, कल मिलते हैं फिर से रात 8:30 बजे। तब तक के लिए सभी को गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स। आप थे रेनबो गुरु के साथ, और डेली रात 8:30 बजे टेस्ट दिया करो। गुड बाय, टेक केयर।